हाल ही में एक ऐसा हमला हुआ जिसने मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे अनदेखे लेकिन शायद सबसे जरूरी हथियार को अपना निशाना बनाया। तो आइए समझते हैं कि आखिर इन उड़ते हुए गैस स्टेशनों पर एक हमला किसी भी ताकतवर एयरफोर्स को घुटनों पर कैसे ला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई उड़ते हुए गैस स्टेशन पर हमला करेगा ही क्यों। ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब वो हमें मॉडर्न वॉरफेयर की एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। तो हुआ ये था कि सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स के 5 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकरों पर हमला हो गया। और ये कोई मामूली खबर नहीं थी, इसने सबको सचमुच में चौंका दिया था। तो आइए इस हमले को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि ये हुआ कैसे, और इससे भी ज्यादा जरूरी कि ये हुआ क्यों। तो देखिए हुआ क्या। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, सऊदी अरब, यहाँ पर 5 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर रिफ्यूलिंग प्लेन खड़े थे और इन पर ड्रोन से हमला हुआ। नुकसान इतना ज्यादा था कि ये पांचों प्लेन ऑपरेशन से ही बाहर हो गए। हाँ, एक अच्छी बात यह थी कि किसी की जान नहीं गई, पर यहीं पर एक बहुत बड़ी बात छुपी है। ये प्लेन हवा में तो बहुत काम के हैं, लेकिन जमीन पर जब ये पार्क होते हैं ना, तो ये बहुत ही आसान टारगेट बन जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? हमलावरों ने फाइटर जेट्स को छुआ तक नहीं, उनका निशाना थे लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्लेन। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। और ये जितनी सीधी दिखती है, इसके पीछे की सोच उतनी ही गहरी है। और बस यहीं से इस पूरी पहेली का जवाब मिलना शुरू होता है, और वो जवाब है इन रीफ्यूलिंग प्लेन्स की जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू। मिलिट्री की भाषा में इन्हें कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब एक ऐसी छिपी हुई ताकत जो दिखती नहीं पर पूरे के पूरे जंग का नक्शा बदल सकती है। तो अब सवाल आता है कि ये फोर्स मल्टीप्लायर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो चीज़ है जो किसी भी फौज की ताकत को मतलब कई गुना बढ़ा देती है, और इससे मिशन के कामयाब होने के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। और ये कितना बड़ा फर्क पैदा करता है, जरा इस पर नजर डालिए। एक फाइटर जेट बिना फ्यूल भरे करीब करीब 1850 किलोमीटर उड़ सकता है, ठीक है, लेकिन हवा में बस एक बार रिफ्यूलिंग हो जाए तो वही जेट 7000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, मतलब लगभग 4 गुना ज्यादा। यही तो असली पावर है इन उड़ते हुए गैस स्टेशंस की। तो इसका असर क्या होता है, जरा इस टेबल को देखिए, सब साफ हो जाएगा। एक तरफ बिना रिफ्यूलिंग के एयरफोर्स की रेंज बहुत लिमिटेड है, प्लेन टारगेट पर ज्यादा देर टिक नहीं सकते, और लंबी दूरी की बॉम्बिंग तो बहुत ही रिस्की हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हवा में रिफ्यूलिंग के साथ मिशन की रेंज हजारों किलोमीटर हो जाती है। प्लेन दुश्मन के एरिया में घंटों तक रह सकते हैं, और स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग एक रियल ऑप्शन बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, दिमाग में एक सवाल आता है, भाई अगर ये प्लेन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने कीमती हैं, तो फिर ये इतने वल्नरेबल कैसे थे? इनकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई? अच्छा, तो यहाँ इनकी कमजोरियों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नंबर 1, ये फाइटर जेट्स के मुकाबले बहुत बड़े और बहुत धीमे होते हैं, तो इनको ट्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं। नंबर 2, इनकी संख्या बहुत कम है, मतलब मिडिल ईस्ट में अगर एक टैंकर भी खराब हो गया तो इसका असर दर्जनों मिशन पर पड़ता है। और नंबर 3, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है, कि जमीन पर खड़े खड़े ये सस्ते ड्रोन हमलों का बहुत ही आसान शिकार बन जाते हैं। तो अब तक हमें क्या हुआ और क्यों हुआ ये समझ आ गया है, लेकिन अब सवाल है कि ये किसने और कैसे किया। और इस सवाल का जवाब हमें सीधा ले जाता है ईरान के एसिमेट्रिक वॉर डॉक्ट्रिन की तरफ। इसको समझने के लिए सोचिए कि जंग लड़ने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो लड़ता है पारंपरिक युद्ध, मतलब बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा फौज, पावरफुल फाइटर जेट्स। ये लोग सीधे आमने सामने की लड़ाई में विश्वास रखते हैं। और दूसरी तरफ है ईरान, जो इस्तेमाल करता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर का। ये लोग सीधी लड़ाई से बचते हैं और दुश्मन की सबसे कमजोर नस, यानी उसकी लॉजिस्टिक्स, उसकी सप्लाई चेन, उस पर चोट करते हैं। और इस स्ट्रैटेजी की वजह भी बिल्कुल साफ है। ईरान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो अमेरिका से सीधी टक्कर में आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं सकता। ताकत और टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए उन्हें एक अलग ही रास्ता अपनाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि ये एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? देखिए, इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, दुश्मन की सबसे जरूरी लेकिन सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढो। दूसरा,
उस पर हमला करने के लिए सस्ते हथियार जैसे ड्रोन या मिसाइल इनका इस्तेमाल करो। तीसरा, दुश्मन के पूरे ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर दो। और चौथा, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा डैमेज करो। और ये जो टैंकर पर हमला हुआ ना, ये इस स्ट्रैटेजी का एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ टैंकर और ड्रोन की नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। तो चलिए अब इसके मतलब को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, ये एक मैसेज था। और जिस प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट किया गया, वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। आप सोचिए, 1991 के गल्फ वॉर से लेकर आज तक यह बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयर ऑपरेशंस का एक सेंट्रल हब रहा है। तो इस एक हमले से एक तीर से 3 निशाने साधे गए। पहला मैसेज था अमेरिका के लिए कि इस इलाके में तुम्हारा कोई भी ठिकाना, खास तौर पर वो सपोर्ट सिस्टम जो तुम्हारी ताकत की रीढ़ की हड्डी है, अब सेफ नहीं है। दूसरा मैसेज सऊदी अरब के लिए कि अपनी जमीन पर अमेरिकी फौज को जगह देकर तुम अपने देश को ही जंग का मैदान बना रहे हो। और तीसरा मैसेज था बाकी खाड़ी देशों के लिए कि अमेरिका का साथ देने की एक कीमत होगी और वो चुकानी पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं था, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक क्लासिक केस है। इसका असल मकसद था सहयोगियों के बीच, अमेरिका और उसके पार्टनर्स के बीच शक और दबाव पैदा करना। ये इस बात की याद दिलाता है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों के इस नए दौर में क्या मॉडर्न वॉरफेयर में कोई भी कीमती चीज, कोई भी हाई वैल्यू एसेट अब सच में सेफ बचा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में जंग की पूरी परिभाषा को बदल सकता है।